हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के गणित में मैट्रिक्स को। और मैट्रिक्स पर आधारित ये 6वां वीडियो है। इससे पहले भी मैट्रिक्स पर आधारित हमने 5 वीडियो बनाए हैं, जहां पे हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को सीखा था, यानी अवयव का परिवर्त क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। आज हम इसमें सीखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सममिति अवयव और विषम सममिति अवयव क्या होते हैं, उनके गुणधर्म क्या होते हैं, ये हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको आज की हर एक बात बेहतर तरीके से समझ में आ सके। कक्षा 12वीं के गणित में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स यानी अवयव, और ये अवयव पर आधारित 6वां वीडियो है। और आज का अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और साथ में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममिति अवयव और विषम सममिति अवयव। ये है आज का अपना टॉपिक कि अवयव कब सममित होंगे और कब विषम सममित होंगे, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा। ये आज का अपना टॉपिक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसे कहेंगे सममित अवयव। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा अवयव जिसका परिवर्त निकालें तो मूल अवयव के बराबर हो जाए। यानी कोई भी अवयव आप ले लें और जब उसका ट्रांसपोज वैल्यू निकाला जाए तो वो ट्रांसपोज वैल्यू मूल अवयव के बराबर हो जाए, तभी ऐसा होगा। हम लिख देते हैं, यदि किसी अवयव का परिवर्त यानी ट्रांसपोज, यदि किसी अवयव का परिवर्त मूल अवयव के समान है तो अवयव सममित होता है। कोई भी मैट्रिक्स ले लें, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सममित अवयव कहेंगे। अगर मान लो कोई अवयव ए है और इसका ट्रांसपोज निकालो, ये और इसका ट्रांसपोज दोनों परिमाण में आपस में बराबर हो जाएं, तो ऐसी दशा में हम ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ट्रांसपोज ऑफ ए को नहीं कहना, ए को। जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मूल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो उसे हम सममित अवयव कहेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यदि कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट को लिखा गया है ए आई जे से, अगर ये बराबर हो जाए ए जे आई के, तो इसे भी हम कह सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखो स्थान बदल दिए हैं, पंक्ति की जगह पे स्तंभ और स्तंभ की जगह पे पंक्ति बना दिए हैं। तो अगर इस टाइप से मैट्रिक्स बराबर हो जाए तब भी हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। परिवर्त कैसे निकाला जाता है ये हमने 5वें वीडियो में सिखाया। तो अगर किसी मैट्रिक्स का परिवर्त निकालें
और वो परिवर्त मूल आव्यूह के बराबर हो जाए तो हम उस आव्यूह को कहेंगे सममित आव्यूह। अब हम इसके कुछ लक्षण आपको बताते हैं कि देख के भी आप पहचान सकते हो कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं। जैसे मान लो कोई आव्यूह लिया गया है 1 2 3 2 4 5 3 5 6, मान लो ये एक मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक की कैटेगरी में आएगा या नहीं कैसे पता करेंगे? इसके लिए हम इसका निकालेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता? पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाना है, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाना है और तीसरी पंक्ति इसको तीसरा स्तंभ बनाना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे हम ए को कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो दिया गया मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। उसकी परिभाषा ये है ए आई जे बराबर ए जे आई। मतलब यहाँ पे अगर हम कहें A12 की वैल्यू क्या होगी तो A21 के बराबर होगी। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ अगर देखो तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की वैल्यू बराबर हो जाएगी। यहाँ पे हम संकेत के रूप में बना देते हैं इसको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचान कैसे आप पता करेंगे। सबसे पहले तो इसमें एक होता है मुख्य विकर्ण, ये वाला जो है इसे हम साइड कर देते हैं। यहाँ मुख्य विकर्ण पर कोई भी हो सकता है और जब भी आप सममित आव्यूह निकालेंगे तो ये हमेशा वर्ग आव्यूह के भीतर ही होगा। तो सबसे पहले हम आव्यूह का मुख्य विकर्ण साइड कर देते हैं। उसके बाद कितने एलिमेंट बचेंगे? अगर ये 3 क्रॉस 3 का 1 2 ये कुल इतने एलिमेंट बचेंगे। अगर हम 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ले लें तो मुख्य विकर्ण को छोड़ के विकर्ण के इस साइड 3 एलिमेंट हैं और विकर्ण के उस साइड 3 एलिमेंट हैं। तो अगर ये सममिति आव्यूह होगा तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक जैसी लिखी रहेगी। क्यों लिखा रहेगा? क्योंकि इसका जो स्थान होगा ये होगा A12, इसका स्थान होता है A21। ये दोनों बराबर लिखा रहेगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ भी 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये वाली जो वैल्यू लिखी है और ये वाली जो वैल्यू लिखी है ये भी आपस में बराबर लिखा रहेगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि इसका स्थान है A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका जो वैल्यू लिखा जाएगा A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो ये दोनों में सेम टू सेम अंक लिखा रहेगा। आप यहाँ देखो, यहाँ पे भी हमने 3 लिखा था, यहाँ भी 3 लिखा था ताकि पलटने में सेम आ जाए। और यहाँ पे जो लिखा रहेगा वो और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? इसका पहचान है A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ और इसका जब हम लिखेंगे, इसका लोकस लिखेंगे तो ये वाला लिखा है तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो जो भी यहाँ पे बनेगा वो और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी है अगर एग्जैक्ट वही वैल्यू यहाँ लिखा है, जो वैल्यू यहाँ पे है वो वैल्यू यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है। अगर ये आपस में बराबर लिखे हुए हैं तो पक्का समझ जाओ कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मुख्य विकर्ण पर कुछ भी कोई भी अंक हो सकता है। अगर यहाँ नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर यहाँ होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव। यहाँ पे जो हमने स्थान दिए हैं अगर इन स्थानों के अंक आपस में समान हो जाए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। 3 क्रॉस 3 की ये बात होती है। वहीं अगर 2 क्रॉस 2 हो तो उसमें केवल ये दोनों अंक आपस में बराबर होने चाहिए, क्योंकि 2 क्रॉस 2 में यहीं पे आके मैट्रिक्स समाप्त हो जाता है। उसमें कुल 4 एलिमेंट होंगे ही और यहाँ पे 3 क्रॉस 3 में 9 एलिमेंट होंगे। तो जब भी आपको सममितीय आव्यूह निकालनी है तो सममितीय आव्यूह पता करने के लिए आप क्या करो, उसका ट्रांसपोज निकाल दो। अगर दोनों आपस में बराबर आ गए तो वो सममितीय आव्यूह होगा। कैसे पहचानेंगे? हमने पहचान का यहाँ पे तरीका भी बता दिया। आप मुख्य विकर्ण को छोड़ दो, बाकी लोगों को आप देखो। अगर ये लोग आपस में बराबर हैं तो आप कह सकते हो कि ये सममितीय आव्यूह है।
इसका लक्षण है ए आई जे बराबर ए जे आई। अगर ये वैल्यू आपस में बराबर होने लगी तो वो सममित अवयव की कैटेगरी में जाएगा, और ये केवल वर्ग अवयव में ही होंगे, बाकी किसी दूसरे अवयव में सममित अवयव नहीं आता। दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममिति अवयव। तो जैसा इसका लक्षण है वैसे ही इसका है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है कि इसमें जब हम परिवर्त निकालते हैं तो परिवर्त वाली वैल्यू मूल मैट्रिक्स की नेगेटिव हो जाती है, बस ज़्यादा फर्क नहीं है। जब हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो वाली वैल्यू मूल मैट्रिक्स में नेगेटिव का मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बराबर हो जाती है, बस इतना फर्क है और कोई फर्क नहीं। या यहाँ पे इसका लक्षण हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए आई जे पे लिखा जो होगा, अगर आप उसको ए जे आई पे उस चीज़ को खोजोगे तो वहाँ वो माइनस में मिलेगा। जैसे यहाँ पे मान लो 2 लिखा तो यहाँ पे -2 होगा, यहाँ 3 लिखा तो यहाँ -3 होगा, या यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे -3। अंक तो वही लिखा होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। ये पहचान है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। साथ में इसमें एक दूसरा लक्षण भी इसका है कि ये जो विकर्ण है इस विकर्ण पे 0 0 होगा। यहाँ जितना भी विकर्ण होगा 2x2 में या 3x3 में, तो उसमें मुख्य विकर्ण पर 0 होगा। सममिति अवयव में जरूरी नहीं कि इस पे 0 हो, इस पे कोई भी अंक हो सकता है, चलेगा, लेकिन विषम सममिति अवयव में मुख्य विकर्ण पर 0 ही होगा। कैसे 0 होगा हम इसके जरिए समझ लेते हैं कि 0 कैसे होगा। अगर बात हम करें विषम सममिति अवयव की तो विकर्ण 0 क्यों होंगे? ये वाले का लोकस है A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसका है A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका A33, ये सभी। और अगर विषम सममिति है तो ये आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी यहाँ अगर 1 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 1 1, 2 2 3 3 4 4 जो भी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हम कोई भी ले लें, जैसे ए आई आई ले लेते हैं। अगर दोनों बराबर होंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो मान लो यहाँ हम ये ले लेते हैं, तो इधर भी वही लिख सकते हैं, क्योंकि जो विकर्ण होते हैं उसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या वहाँ समान लिखी जाती है विकर्णों पर। यहाँ पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अगर इसको दूसरे साइड लाएं तो ये माइनस वाला प्लस होकर ये बन जाएगा 2ai बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा ai बराबर 0, यानी हर वो स्थान जहाँ पे पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान है वहाँ पे वैल्यू 0 होगी। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है उसमें मुख्य विकर्ण पर 0 ही होगा, बाकी अन्य जगहों पर जो भी वैल्यू लिखी होगी वो वैल्यू एक दूसरे की नेगेटिव होगी। अगर यहाँ पे मान लो प्लस में कोई अंक है तो उसके ठीक यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक मैट्रिक्स है और ये है 3x3 का, यहाँ पे लिखा है 0। जब भी आप बात विषम सममिति करोगे तो उसमें विकर्ण पे 0 ही होगा। जैसे यहाँ लिख दिया 0 1 2, ये एक विकर्ण हो गया, एक विकर्ण ये होगा। इसको हमें विषम सममिति बनानी है, तो यहाँ जो लिखा है वो जब यहाँ पे आएगा तो वो नेगेटिव के साथ आएगा, यहाँ आएगा -1। और जो ये लिखा है ये वाली वैल्यू यहाँ जब आएगी, यहाँ पे देखो हमने जो बनाई, यहाँ जो सबसे टॉप पर है वो जब यहाँ वैल्यू आएगा तो वो एक दूसरे के बराबर परिमाण में होगा लेकिन चिन्ह में विपरीत रहेगा। तो अगर वहाँ पे +2 है तो यहाँ पे आएगा -2। सेम ये दोनों लोकेशन है, यहाँ पे मान लो हम ले लेते हैं -4, तो यहाँ पे लिखना रहेगा +4। अगर मान लो ये हमने एक ऐसा मैट्रिक्स लिया है तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या बनेगा, देखो आप इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। आप इन दोनों में तुलना करो, देखो बिल्कुल ट्रांसपोज पहले का नेगेटिव हो गया कि नहीं। यहाँ पे +1 था, यहाँ -1 आया, यहाँ 2 था -2 आया,
-4 की जगह 4 आया, 4 की जगह पे -4, -2 की जगह पे 2, -1 की जगह पे 1 आया। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो ट्रांसपोज मूल मैट्रिक्स की नेगेटिव हो गई, मतलब अगर हम इसमें माइनस का गुणा कर देते तो वो वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाती, तो हम उसे कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बीच का अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है। स्क्यू सिमेट्रिक में विकर्ण पे हर हाल में 0 होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है कि विकर्ण पर 0 0 ही लिखा हो, कोई भी अंक हो सकता है, और जरूरी नहीं कि विकर्ण पे जो लिखा वो गिनती बराबर ही हो, ये अलग अलग गिनतियां हो सकती हैं, अलग अलग चिन्ह के साथ हो सकती हैं, लेकिन उसमें कंडीशन है 100% 0 होना चाहिए। दूसरा लक्षण क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपस में बराबर वाली, ये एक दूसरे के नेगेटिव होती हैं, तो ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचान। और इसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर एक दो इसमें प्रमेय भी दिए गए हैं, तो अब हम उनको सीखते हैं कि वो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर प्रमेय है उन्हें कैसे प्रूफ करना है, और साथ में उन पर जो सवाल आएंगे उन्हें लगाना कैसे। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर आधारित प्रमेय की। इससे पहले अभी हमने समझा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। दूसरा है इन पर आधारित कुछ नियम होते हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। पहला नियम या पहला प्रमेय आप समझ लो क्या है। कोई भी मैट्रिक्स ले लो, चाहे वो सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे ही उस मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ दोगे तो वो सिमेट्रिक बन जाता है। किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ने पर वो सिमेट्रिक ही बनता है, ये नियम है। यदि किसी आव्यूह, और ये आव्यूह कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह, ये भी ध्यान देना, में उसका परिवर्त जोड़ा जाए तो योगफल सममित होता है। किसी भी मैट्रिक्स में बस शर्त है कि वो स्क्वायर होना चाहिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसमें उसका ट्रांसपोज आपने जोड़ दिया तो 100% वो सिमेट्रिक बन जाएगा, उसमें कोई सोचने विचारने वाली बात नहीं है। जैसे पहले उदाहरण के जरिए देख लेते हैं। मान लो अपने पास कोई एक है मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो 3 क्रॉस 3 का हमने ले लिया, 1 2 3 2 3 4 5 6, जो भी, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स। अभी ये सिमेट्रिक नहीं है, हम इसका निकालते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दो। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ो क्या होगा, पहला पहले वाले से जुड़ेगा 1 1 2 2 2 4 5 3 8, फिर ये 2 और 2 आपस में जुड़ेगा 4, 3 3 आपस में 6, और यहाँ 6 यहाँ 4 हो गया 10, 3 और 5 आपस में जुड़ेगा 8, 6 और 4 आपस में जुड़ेगा तो 10, 7 और 7 आपस में जुड़ेगा तो 14। देखो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमने लक्षण बताया था कि विकर्ण को छोड़ के यहाँ पे क्या लिखा होता है, ये और ये आपस में बराबर होंगे, यहाँ जो लिखा ये आपस में बराबर होगा, ये आपस, ये देखो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। तो यहाँ पे जो बात लिखा हमने, आप उस पर गौर कीजिए कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसमें उसका ट्रांसपोज आपने जोड़ दिया तो 100% वो सिमेट्रिक बन जाएगा, ये चाहे जैसा आव्यूह हो, बस ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए बस। तो आओ इसे हम प्रूफ करके देख लेते हैं। अगर हमें सूत्र को या थ्योरम को प्रूफ करना रहे परीक्षा में तो कैसे प्रूफ करें। तो जैसे हम मान लेते हैं
कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है कि नहीं, ये चेक करना। तो मान लेते हैं ए प्लस ए डैश को हम कुछ मान लेते हैं कि ये बी है, इसे कह देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसका दोनों तरफ हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज। दोनों पे ट्रांसपोज लग जाएगा, हमने ये सिद्धांत में सिखाया है इससे पहले 5वें वीडियो में। तो इसको लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस ए इक्वल बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स। इसको रीअरेंज अगर कर दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप पहले और दूसरे दोनों पर ध्यान दो, पहला वाला मैट्रिक्स और दूसरा वाला दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ निष्कर्ष क्या आया कि बी ही बी का ट्रांसपोज है, यानी जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला तो वही आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज जोड़ दें तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। तो ये है नियम नंबर 1। आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, चाहे जिसका, अगर उसमें उसके ट्रांसपोज को जोड़ा गया है तो योगफल हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। आप इसे लिख लीजिए। नियम नंबर 2, यदि किसी आव्यूह में उसका परिवर्त घटाया जाए तो शेषफल विषम सममितीय आव्यूह होता है। पहला था जोड़ा जाए तो सममिति आता है, दूसरा है अगर हम घटा दें किसी भी मैट्रिक्स में, वो मैट्रिक्स चाहे जैसा हो, शर्त है कि स्क्वायर हो बस। तो अगर उस मैट्रिक्स में हम उसका ट्रांसपोज घटाएंगे तो घटाने के बाद जो भी रिमार्क बचेगा, जो भी होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक की कैटेगरी में जाएगा। जैसे मान लो हमने एक लिया मैट्रिक्स, अभी जो हमने लिया था वही ले लेते हैं, 1 2 3 2 3 4 4 5 6, मान लो ये है। इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दो। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अब हम इसका अंतर निकालते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। यहाँ पे हमने लिखा परिवर्त को घटाना, ये नहीं कि परिवर्त में से ओरिजिनल मैट्रिक्स घटा दो, मैट्रिक्स में से उसके परिवर्त को घटाना है। आगे पीछे मत कर देना इसमें, क्योंकि घटाने में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो क्या होगा, पहले वाले में से पहला वाला घटेगा, 1 - 1 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, 3 में से 3 घटेगा तो 0 और 5 में से 4 घटेगा तो 1 आएगा। 3 में से 4 घटाएंगे तो आएगा -1, 4 में से 5 घटाएंगे तो -1, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0। क्या ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो हमने इसका लक्षण बताया था, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के विकर्ण पर 0 0 होगा। तो यहाँ देखो विकर्ण पर 0 0 है। उसके बाद क्या होगा, जो यहाँ पे अंक लिखे होंगे एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, तो 0 को पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे 1 है। इसका मतलब ये एक इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, हम मान लेते हैं कुछ A माइनस A ट्रांसपोज बराबर मान लेते हैं C। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दोनों तरफ ट्रांसपोज निकालो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे अभी इससे पहले हमने लिखा था। फिर ये हो गया A ट्रांसपोज माइनस A इक्वल हो जाएगा C का ट्रांसपोज। इसको रीअरेंज करो तो इसको लिख सकते हैं माइनस में A माइनस A का ट्रांसपोज इक्वल हो गया C ट्रांसपोज। इसको लिख सकते हैं A माइनस A ट्रांसपोज इक्वल माइनस C का समीकरण नंबर 2। पहले और दूसरे से आपको कुछ पता चल रहा होगा कि दोनों की लेफ्ट हैंड बराबर है। इसका मतलब निष्कर्ष ये निकला कि C और माइनस में C का ट्रांसपोज या C का ट्रांसपोज और माइनस C दोनों आपस में बराबर है। और यही इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का लक्षण है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो वाली वैल्यू मूल मैट्रिक्स की नेगेटिव वैल्यू के बराबर हो जाए
तो दिया गया मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कैटेगरी में जाता है। तो ये वाला नियम भी यहाँ से प्रूफ होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ले लें जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें उसका ट्रांसपोज घटाएंगे तो 100% वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। इन दोनों को मिला के एक और नियम बनाया गया है, अभी हम उसको भी सीखते हैं। पहले आप इसे अपने कॉपी में लिखिए। अभी जो हमने पहला नियम और दूसरा नियम जो अभी हमने सीखा है, इन दोनों नियमों को लेकर के एक और नियम बनाया गया है। आप इसे व्युत्पन्न नियम भी कह सकते हो, पहले और दूसरे का डेरिवेटिव रूल है। ये रूल ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, चाहे जिस कैटेगरी का है, तो उस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिख सकते हो। यानी आप उसे दो मैट्रिक्स में विभाजित कर सकते हो जिनका योगफल इसके बराबर होगा, लेकिन विभाजन के बाद जो एक एक पार्ट आएगा उसमें एक सिमेट्रिक पार्ट होगा और दूसरा इसके सिमेट्रिक होगा। तो उसे कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। मान लो कोई एक मैट्रिक्स ए है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2 × 2a भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब हम राइट हैंड साइड में थोड़ा सा सुधार करेंगे। हम 2a को लिख सकते हैं a + a, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम a को ऐसा लिख सकते हैं a + a' और एक कोष्ठक में a - a'। अब आप कहोगे कि अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि a' प्लस माइनस में कैंसिल। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 a + a' यानी a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a - a ट्रांसपोज। अब आप कहोगे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यही काम ही करना था आपको। ये एक नियम है कि किसी भी मैट्रिक्स को दो पार्ट में विभाजित कर सकते हो, एक होगा सिमेट्रिक, एक होगा इसके सिमेट्रिक। यहाँ पे देखो, अगर हमें सिमेट्रिक पार्ट उसको बनाना है तो उसमें उसके ट्रांसपोज को जोड़ के आधा कर दो, इसकी सिमेट्रिक बनाना है तो घटा के आधा कर दो, बिल्कुल बन जाएगा। उदाहरण के जरिए देख लेते हैं। जैसे कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, गिनती में ABCD XYZ किसी भी कैटेगरी में वो हो सकता है, 1 2 1 3 2 4 4 2 3। मान लो ये एक मैट्रिक्स, इसको हमें दो पार्ट में तोड़ना है कि एक इसका हिस्सा सिमेट्रिक का दिखे और दूसरा इसके सिमेट्रिक हो जाए। तो सबसे पहले इसका सिमेट्रिक वाला पार्ट निकालेंगे। इसकी जो सिमेट्रिक पार्ट होगी वो होगी 1/2 a + a', यही है इसका सिमेट्रिक पार्ट। तो सबसे पहले अगर हमें a मालूम है तो हमें a' की ज़रूरत है। वो क्या होगा, पहले पंक्ति को पहला स्तंभ बनाना पड़ेगा, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाना पड़ेगा। अब ये वाली वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों को जोड़ना होगा। तो चलो जोड़ो इन दोनों को। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 1 में 4 जोड़ देंगे तो 5 आएगा। 3 + 2 5, 2 और 2 आपस में 4, और इधर 4 उधर 2 आपस में 6। यहाँ 4 और 1 5, 2 4 6 और 3 3 6। तो इसका सिमेट्रिक वाला पार्ट ही हो गया। आप इसको पलट के देखोगे तो यहाँ पे जब आप इसको पलटोगे पहली पंक्ति को पहला स्तंभ तो वही आएगा, क्योंकि यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ भी 5 5 6 6 बराबर है। तो ये बन गया इसका सिमेट्रिक पार्ट। दूसरा अगर हमें बनाना हो इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट, तो हमें लिखना पड़ेगा 1/2 a - a ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा 1/2। अब हम इन्हें घटाते हैं। पहले में एक में, यहाँ देखो, यहाँ पहले स्थान पर 1, यहाँ 1 1 0। 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, 1 में से 4 घटाएंगे तो आएगा -3। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। 4 1 3, 2 4 -2 और 3 3 हो गया 0। ये हो गया इसके सिमेट्रिक। आपको इसके सिमेट्रिक का लक्षण भी मालूम है कि विकर्ण पर 0 होते हैं। बाकी यहाँ देखो -1 1, -3 3, -2 2, चिन्ह में अपोजिट एक दूसरे के हो जाते हैं जब हम उनका स्थान बदलते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ें, जो यहाँ लिखा और यहाँ लिखा है,
अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी पक्का। जैसे देखो, अगर इन दोनों को जोड़ना है तो क्या मिलेगा, 1/2 तो दोनों में है, कॉमन हो जाएगा। 2 में 0 जुड़ेगा तो 2 होगा। 5 में से -1 घट जाएगा तो 4 आएगा। 5 में से 3 घटेगा तो 2 आएगा। यहाँ 5 है, 5 1 6 आएगा। 4 और 0 जोड़ के 4 आएगा। 6 और 2 जोड़ के 8। 5 3 8। 6 में से 3 जाएगा, 2 जाएगा 4 और 6 में से 0 जाएगा 6। आप इसमें 1/2 से भाग करो तो 2 में आधा करेंगे तो 1 2 1 3 2 4 और 4 2 3 ये आएगा। देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में कोई अंतर नहीं है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला सिमेट्रिक पार्ट, अगर हमें उसका निकालना है तो हमें उसके ट्रांसपोज को जोड़ के आधा कर देना है। अगर हमें उसको इसके सिमेट्रिक पार्ट उसका खोजना है तो उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को घटा के उसका आधा कर देना है। तो ये कुल 3 नियम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर आधारित। उम्मीद है कि आज की बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न, सवाल या डाउट है तो आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।